हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। और आज की इस क्लास में विज्ञान का टेस्ट लेंगे और इस टेस्ट में टोटल विज्ञान से 20 निचोड़ ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस टेस्ट को शुरू से लेकर अंत तक जरूर दीजिए और लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपका 20 में से कितना सही हुआ। अगर आपका 20 में से 15 सही हो जाता है तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। अगर 15 से कम सही होता है तो थोड़ा सा आपको और ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है। तो इस टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और कितनी अभी बाकी है। तो कृपया करके इस टेस्ट को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर दीजिए। और जो भी बच्चे इस वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए, आप लोग प्लीज लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए टेस्ट को हम लोग शुरू करते हैं। मात्र इस टेस्ट में विज्ञान से 20 क्वेश्चन है, 15 आपको सही करके दिखा देना है। 15 सही हो जाता है तो समझिए आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। और जो भी बच्चे अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको मैसेज कर देना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो इधर से लिंक जाएगा इस प्रकार के और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और जो भी बच्चे चाहते हैं कि पीडीएफ और नोट्स उनको मिले तो आप लोग हमारा लक्ष्य 450 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से आज क्लास का ऐप डाउनलोड करना है और मात्र 499 रुपए में आपको चैप्टर बाय चैप्टर पीडीएफ मिल जाएगा जो बोर्ड एग्जाम में 100% लड़ेगा। चलिए क्लास को हम यहाँ पे शुरू करते हैं, टेस्ट हम शुरू करते हैं। एक से लेके 20 क्वेश्चन आप लोग जरूर देखिएगा, आप लोग जरूर उसे सॉल्व करिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताते चलिए, हम यहाँ पे आपका आंसर भी देख रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आया है कि खुला परिसरण तंत्र किसमें पाया जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए कि खुला परिसरण तंत्र। अब देखिए हम लोगों के शरीर में जो रक्त होता है ना वो किसमें बहता है, किसमें प्रवाहित होता है, तो हम लोगों में नस पाए जाते हैं। हमारे नसों में क्या होता है ना कि जो खून होता है, रक्त वो बहता है। लेकिन कॉकरोच एक ऐसा जीव है जिसमें नस नहीं पाया जाता है, जिसमें वैन नहीं पाया जाता है। उसमें जो ब्लड होता है ना ऐसे ही प्रवाहित होता है, उसे ही बोला जाता है खुला परिवहन तंत्र या परिसरण तंत्र। आप लोग बोल सकते हैं कि खुला परिसरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो आपको याद रखना है कॉकरोच में, क्योंकि कॉकरोच में नस नहीं पाया जाता है। इसमें जो ब्लड होता है ना कॉकरोच में बिना नस का बाबू बहता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से एक और क्वेश्चन आता है कि कॉकरोच में कितने जोड़ी श्वास रंध्र होते हैं। जो कॉकरोच होते हैं ना ये सांस श्वास रंध्र से लेते हैं, तो कितने जोड़ी श्वास रंध्र होते हैं, तो आपको याद रखना है 10 जोड़ी, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ये सब आपको याद रखना है। पहला तो आता है कि खुला परिसरण तंत्र किसमें पाया जाता है, कॉकरोच में। कॉकरोच में कितने जोड़ी श्वास रंध्र पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है 10 जोड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, नहीं जो स्वपोषी पोषण होता है उसके लिए क्या क्या आवश्यक है। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि स्वपोषी पोषण किसमें होता है। तो स्वपोषी पोषण बाबू किसमें होता है, तो हरे पेड़ पौधों में होता है। जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो स्वपोषी पोषण करके अपना भोजन तैयार करते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कहा जाता है। और इस क्रिया में जो पेड़ पौधे होते हैं ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इनके पत्तियों में क्लोरोफिल होता है और सौर्य प्रकाश यानी सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ये अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। यानी इनमें से सभी का जरूरत पड़ता है, आपको याद रखना है। डी वाला जो ऑप्शन होगा यहां पे राइट हो जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन आएगा स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी जरूरत पड़ता है, ये आप लोग याद रखिएगा। और स्वपोषी पोषण अगर बोर्ड एग्जाम में पूछ दे कि स्वपोषी पोषण किसमें होता है, तो आप लोग याद रखिएगा हरे पेड़ पौधों में। ये आप लोग यहां पे याद रखिएगा, हरे पेड़ पौधों में, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है। यानी जो हमारा वायुमंडल है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना ये मुख्य प्रदूषक गैस है, प्रदूषण फैलाने में ये नंबर 1 पे है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो अगर क्वेश्चन आएगा मुख्य प्रदूषक गैस कौन सा है, तो आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर क्वेश्चन आएगा कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है और ये बोर्ड एग्जाम में आता है, तो आप लोग याद रखिएगा 0.03%। 0.03% जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर जी वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा हमारे वायुमंडल में कौन सा गैस पाया जाता है, नाइट्रोजन गैस। आप लोग याद रखिएगा सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है,
है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, और नाइट्रोजन गैस हमारे वायुमंडल में कितना प्रतिशत पाई जाती है? तो ये आपको याद रखना है 78%। अब यहां पे बाबू ये एक प्रश्न आएगा कि यहां पे कि सॉरी, एक प्रश्न ये भी आता है कि जो चिप्स और कुरकुरा होता है, आप लोग चिप्स और कुरकुरा खाए हैं ना, उसका पैकेट देखिएगा कभी भी फुला रहता है। कुरकुरा थोड़ा सा रहेगा, चिप्स थोड़ा सा रहेगा, लेकिन उसका पैकेट बहुत बड़ा होता है, फुला होता है। उसमें एक गैस डाला जाता है ताकि चिप्स और कुरकुरा खराब ना हो। तो चिप्स और कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है? तो यही नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। इसे आप लोग याद रखिएगा। और वायुमंडल में सबसे ज्यादा अगर कोई गैस पाई जाती है तो वो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कितना प्रतिशत पाया जाता है? 78%। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ये आता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब फिर आप बताइए गुरुजी कि ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है वायुमंडल में? तो इसे लगभग में याद रखना है, 20 पॉइंट कुछ होता है, लेकिन ये लगभग 21 के करीब होता है। तो आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा 21%। इसे आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में आता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति कितनी है? 0.03%। नाइट्रोजन गैस कितना पाया जाता है? 78%। और ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? 21%। चिप्स और कुरकुरे में के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है? तो यही नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। इसे आप लोग याद रखिएगा। मुख्य प्रदूषक गैस कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये 1 नंबर पे है प्रदूषण फैलाने में। अगला क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन की कमी से होता है। अब आपको बताना है भाई इंसुलिन की कमी से क्या होता है। तो हमारे शरीर में एक इंसुलिन नामक हार्मोन बनता है, और ये इंसुलिन नामक हार्मोन क्या करता है? चीनी का पाचन करता है। जो हम लोग चीनी खाते हैं ना, उसका मीठा मीठा चीज खाते हैं, उसमें शुगर होता है, उसका वो पाचन करता है। अब उम्र बढ़ने से या ज्यादा चीनी खाने से क्या होता है ना, कि जो इंसुलिन जहां से निकलता है वहां से निकलना बंद हो जाता है। नहीं, जब खराब हो जाता है पेनक्रियाज, वहीं से निकलता है, तो इंसुलिन निकलना बंद हो जाता है। और जब हमारे शरीर में इंसुलिन निकलना बंद हो जाएगा तो क्या चीनी का पाचन होगा? चीनी का पाचन यही करता है इंसुलिन। अब जब यही खत्म हो जाएगा तो चीनी का पाचन होगा? नहीं होगा। हमारे शरीर में चीनी की मात्रा बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। हमारा खून मीठा होते जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं शुगर रोग। और शुगर को हिंदी में क्या बोलते हैं? मधुमेह। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार ये बोर्ड एग्जाम में आता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। और चीनी का पाचन कौन करता है? तो यही इंसुलिन हार्मोन करता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? यह भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि भाई किसका उपयोग हम लोग खाना बनाने में नहीं करते हैं। तो कोयला के उपयोग खाना बनाने में करते हैं, बिल्कुल सही बात है। बायोगैस यानी गोबर गैस का भी उपयोग हम लोग खाना बनाने में करते हैं। एलपीजी जो सिलेंडर होता है हमारे घरों में, अब तो गैस से ही बन रहा है, जो सिलेंडर है उसमें एलपीजी होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका उपयोग भी हम लोग खाना बनाने में करते हैं। लेकिन सीएनजी का उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता, ये आप लोग याद रखिएगा। सीएनजी का उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है। सीएनजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। इसका उपयोग कहां पे होता है? तो आप लोग गैस वाली गाड़ी का नाम सुने कि ये जो गाड़ी है गैस पे चलती है। दिल्ली, मुंबई या यहां तक पटना में जाइएगा ना, तो वहां पे सीएनजी से गाड़ी चलती है। ये गैस वाली गाड़ी है, इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रदूषण कम फैलता है सीएनजी से, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि जो सीएनजी है ना, इसका उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है। इसका प्रयोग होता है वाहनों में ईंधन के रूप में, गाड़ी में इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग खाना बनाने में नहीं होता है। तो ये कई बार बोर्ड एग्जाम में आता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या कितनी होती है? ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि लेंस में मुख्य कितने फोकस होते हैं। तो कोई भी लेंस बना लीजिए, उत्तल लेंस या अवतल लेंस, आप लोग याद रखिएगा इसमें फोकस भी 2 होते हैं और इसमें वक्रता केंद्र भी 2 होते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें फोकस भी बाबू 2 होता है, एगो F1 एगो F2, और इसमें वक्रता केंद्र भी 2F2 और 2F1 और 2F2। आपको याद रखना है, 2 फोकस भी होता है, 2 वक्रता केंद्र भी होता है। और ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि लेंस के मुख्य फोकसों की संख्या कितनी है। तो लेंस में मुख्य फोकस बाबू 2 फोकस होता है, F1 और F2, और 2 वक्रता केंद्र होता है। तो साथ में इसे भी आप लोग याद रखिएगा कि लेंस में वक्रता केंद्र भी 2 होता है और फोकस भी 2 होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है भाई, निर्वात में प्रकाश की चाल। अब लोगों को पता है ना कि जहां पे हवा नहीं होता उसे निर्वात बोला जाता है, और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। तो निर्वात में बाबू प्रकाश की चाल कितनी होती
है तो आप लोग याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये आप लोग याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, या ये ऐसे भी देता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अगर किलोमीटर में देगा तो ऐसे देगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, अगर मीटर प्रति सेकंड में देगा तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल वर्ण का रंग है। अब आपको बताना है कि जो क्लोरोफिल होता है ना, इसका रंग कैसा होता है। तो क्लोरोफिल कहां पे पाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। जो क्लोरोफिल है ना बाबू, आप लोग याद रखिएगा पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, और ये पेड़ पौधों की पत्तियों को हरा करता है, क्योंकि जो क्लोरोफिल होता है ना, इसमें हरे रंग का वर्णक पाया जाता है। इसे आप लोग याद रखिए। जो क्लोरोफिल होता है ना, एकदम हरा कलर का होता है, इसीलिए पेड़ पौधों की पत्तियां होती है ना, वो हरा कलर का होता है, और पत्तियों में ही क्लोरोफिल होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है, तो क्लोरोफिल हरा होता है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा कि क्लोरोफिल कहां पाया जाता है, तो पेड़ पौधों की पत्तियों में। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है या पनपता है। तो डेंगू, जिस मच्छर के काटने से डेंगू होता है ना बाबू, वो किस जल में पनपता है। तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर होता है ना, वो शुद्ध जल में, शुद्ध जल बोल लीजिए, या इसे आप लोग बोल दीजिए साफ जल में ये उत्पन्न होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डेंगू जिससे होता है, डेंगू बहुत ही खराब चीज है। ठीक है ना, इसमें प्लेटलेट्स जो होता है ना, बहुत ही कम हो जाता है मनुष्य को। ठीक है, और अगर हो जाए तो हॉस्पिटल में सीधे भर्ती होना पड़ता है, बुखार होता है और सर में बहुत तेज दर्द होता है। तो डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर बाबू किस तरह के जल में उत्पन्न होता है, तो आपको याद रखना है शुद्ध जल यानी साफ जल में उत्पन्न होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला, मच्छर के काटने से तो मलेरिया भी होता है, डेंगू भी होता है। तो डेंगू वाले मच्छर जो होते हैं वो साफ जल में पनपते हैं, यानी जीवन अपना व्यतीत करते हैं। वही जो मलेरिया वाले मच्छर होते हैं कि जिसके काटने से मलेरिया होता है, मादा एनोफिलीज, वो मच्छर किस जल में पनपते हैं। तो मलेरिया वाले आपको याद रखना है वो गंदा जल में पनपते हैं। जो मलेरिया वाले हैं ना मच्छर, वो गंदा जल में पनपते हैं, और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर गंदा जल में पनपते हैं, जबकि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर जो होते हैं वो शुद्ध जल में पनपते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा जाता है। जो मनुष्य का दिमाग है उसको कितने वर्गों में बांटा जाता है। तो मनुष्य का जो दिमाग है ना, उसे 3 वर्गों में बांटा जाता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और ये पीछे का पश्च मस्तिष्क। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कि मनुष्य का जो दिमाग है इसका वजन कितना होता है। तो मनुष्य का दिमाग का वजन होता है 1400 ग्राम बोल लीजिए, अगर केजी में बोलिएगा तो 1.4 केजी। ठीक है, 1.4 केजी। अब यहां पे स्त्रियों में दिमाग कितना होता है, तो 50 ग्राम कम होता है इसमें। ठीक है, कितना ग्राम कम होता है, 50 ग्राम। तो 1350 ग्राम होता है दिमाग। इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, मनुष्यों का दिमाग का वजन कितना होता है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, तो 1400 ग्राम या 1.4 केजी होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण जिसका दृष्टि क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। अब आपको बताना है कि वह गोलीय दर्पण जिसका दृष्टि क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, विस्तृत मतलब बहुत दूर तक का कैप्चर करता है, जिसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। विस्तृत का मतलब क्या होता है बाबू, बड़ा होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा कि गोलीय दर्पण जिसका दृष्टि क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, यानी बहुत बड़ा होता है। तो कौन सा दर्पण है बाबू जिसका दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। तो प्रकाश का परावर्तन जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो उस समय बताए थे कि जो यहां पे उत्तल दर्पण होता है वो बहुत ही दूर तक की वस्तुओं को कैप्चर करता है, बहुत ही दूर तक की वस्तुओं को कैप्चर करता है। तो ये उत्तल दर्पण हो जाएगा। उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है ना बहुत ही बड़ा होता है, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दांत साफ करने वाला दंत मंजन पराया होता है। अब यहां पे आपको बताना है कि जो दांत साफ करने वाला दंत मंजन है ये कैसा होता है। तो दांत साफ करने वाला दंत मंजन बाबू कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। इसे आप लोग याद रखना है। ठीक है, जो भी आप लोग दंत मंजन यूज कर रहे हैं या टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं बाबू, कैसा होता है, तो वो क्षारीय होता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्षारीय होता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन है, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। हजामत या दाढ़ी बनाने में बाबू हम किसका प्रयोग करते हैं, तो आपको याद रखना है अवतल दर्पण का। किसका, अवतल दर्पण का, क्योंकि अवतल दर्पण में आप जितना पास से देखिएगा ना उतना आपका चेहरा बड़ा दिखाई देते जाएगा।
जितना पास आप लोग लाइएगा उतना आपका चेहरा बड़ा दिखाई देता है। अगर हम लोग शेविंग कर रहे हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे हेयर छूट गया तो यहाँ पे अवतल दर्पण में देखेंगे तो उसको बड़ा करके दिखाएगा कि हाँ यहाँ पे हेयर छूट गया, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसे सेविंग कर लेते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। अगर कोई अम्ल है तो उसका पीएच मान कितना होगा, तो आपको याद न 7 से कम होगा। अम्ल का पीएच मान 0 से लेके 7 के बीच में होता है, यानी 7 से कम होता है, और 7 से अधिक जो होता है वो बाबू आपको याद रखना क्षारीय होता है। आप सभी बच्चे पढ़े होंगे कि 7 से अगर अधिक होगा तो वो क्षारीय होता है, 7 से अगर कम होता है तो वो अम्लीय होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान 7 होता है, यानी 7 के बराबर होता है। जो जल होता है, पानी होता है, उसे हम लोग पीते हैं तो ना ही वो अम्लीय लगता है ना ही वो क्षारीय लगता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। पाचन की क्रिया कहां पूरी होती है, हम लोग भोजन करते हैं ना, तो हमारा भोजन कहां पे जाके पूरी तरीके से पच जाता है, तो हमारा भोजन पूरी तरीके से कहां पे जाके बाबू पचता है, तो आपको याद ना छोटी आंत में। छोटी आंत में बाबू जो हमारा भोजन है ना, ये पूरी तरीके से पच जाता है, इसे आप लोग याद रखना है। नाम है इसका छोटी आंत, लेकिन ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, ठीक है ना। छोटी आंत की लंबाई कितनी है बाबू, तो लगभग 8 मीटर, 6 से 8 मीटर होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। पूरा आहार नाल जिसमें बड़ी आंत, छोटी आंत सारा मिला के बाबू 10 मीटर होता है, जिसमें 8 मीटर अकेली छोटी आंत होता है, तो नाम है इसका छोटी आंत, लेकिन है ये सबसे लंबी, इसे आप लोग याद रखिएगा। और यहीं पे भोजन पूरी तरीके से पचता है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि पाचन की क्रिया कहां पूरी होती है या भोजन का पचना कहां पे पूरा हो जाता है, तो छोटी आंत में, इसे आप लोग याद रखिए। आहार श्रृंखला में हरे पेड़ पौधे कहलाते हैं, तो आहार श्रृंखला में बाबू हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं, तो हरे पेड़ पौधे उत्पादक कहलाते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा। उत्पादक क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। इसे आप लोग याद रखिएगा कि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए हरे पेड़ पौधे को उत्पादक बोला जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में आता है कि भाई प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ओम होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और ओम का सिंबल ऐसे होता है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसी का दूसरा भाई है प्रतिरोधकता, देखिए ये प्रतिरोध है, और इसी का दूसरा भाई है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, तो वो होता है ओम मीटर, इसे आप लोग याद रखना है। प्रतिरोधकता का ऐसे ही मात्रक ओम मीटर होता है, और खाली प्रतिरोध का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, ओम होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम में आपतन कोण किसके बराबर होता है, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम में बाबू आपतन कोण किसके बराबर होता है, तो आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपको पता है ना प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, और इसमें पहला नियम यही है कि जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो वही बोल रहा है कि आपतन कोण किसके बराबर होगा, तो हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा। अगर आपतन कोण 60 डिग्री का है तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री का होगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त लाल किस कारण से दिखाई देता है। अब यहां पे आपको भाई बताना है कि जो रक्त है वो लाल क्यों दिखाई देता है, यानी जो हमारा खून है वो उंगली कटता है तो आप लोग देखते हैं ना वहां पे लाल लाल निकलता है, ब्लड निकलता है, खून जो है लाल निकलता है, वो लाल हमें क्यों दिखाई देता है, तो आपको याद ना हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन है ना ये रक्त को लाल बनाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि रक्त लाल किस कारण से दिखाई देता है, तो रक्त लाल बाबू किस कारण से दिखाई देता है, तो आपको याद रखना है हीमोग्लोबिन के कारण से दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करता है, तो रोगियों के नाक देखना हो, गला देखना हो, ठीक है ना, कान देखना हो, इसमें डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करेगा। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देगा आपसे कि चिकित्सा क्षेत्र में किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो चिकित्सा क्षेत्र में बाबू किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो आपको याद रखना है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग चिकित्सा क्षेत्रों में किया जाता है, रोगियों के नाक, कान, गले की जांच में किया जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब आपके बोर्ड एग्जाम में। अब आप बता सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और कितनी अभी बाकी है, और आपका 15 में से 15 सही हुआ कि नहीं। 20 में से आप डायरेक्ट आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि 20 में से आपका कितना सही हुआ, ठीक है। आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा, आप लोग जल्दी से बता दीजिए हमें कि 20 में से कितना सही हुआ। अगर 15 सही हो गया तो तैयारी आपकी बहुत अच्छी है,
ऐसे ही आपको मेहनत करते रहना है आगे। अगर 15 से कम से ही हो रहा है तो बाबू हौसला मत हारिए, अभी भी टाइम है, अभी ज्यादा टाइम निकला नहीं है। आप लोग पढ़ाई करिए मन लगा के, और यहाँ पे सभी चीज पढ़ाया भी जा रहा है, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम में जो 450 से ज्यादा नंबर लाने की जो सपना है वो साकार होगा, 100% साकार होगा। तो मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने भाई के पास, जो भी क्लास 10th में पढ़ते हैं उनके पास, कोचिंग के दोस्त, स्कूल के दोस्त, आप लोग जरूर उनके पास भेजिए। ठीक है, मिलते हैं हम आपसे अगली, और कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए कि आपका कितना सही हुआ, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।